दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एच.सी. गुप्ता सर की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक्स, और इसका हम लोग बहुत ही थ्रोली अध्ययन करने वाले हैं। और इस बुक में लगभग 936 पेजेज हैं। इसमें लगभग ये बुक जो है ये बहुत कंपटीशन के परव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ स्पोकन और राइटिंग स्किल्स में ये बुक अहम रोल निभा सकती है। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो बहुत ही थ्रोली देखें और क्लियर देखें, स्किप ना करें। अब आगे हम बात करते हैं। चैप्टर पहला जो है इसमें हमको पढ़ना है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश के क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस बुक में जो प्रयुक्त जो टर्म है इसे हम संक्षिप्त रूप से इसका अध्ययन करेंगे। अल्फ़ाबेट, तो अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, और जिसमें ये कैपिटल और स्मॉल ये दो प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन कैपिटल और स्मॉल जो लेटर होता है इसका उच्चारण हमेशा समान रहता है, लेकिन इसकी आकृति भिन्न होती है। और यहाँ कैपिटल लेटर का प्रयोग कब किया जाएगा यह जानना शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु अत्यंत आवश्यक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ABCD ये कैपिटल लेटर है यानी बड़ा लेटर है, और दूसरा ABCD ये स्मॉल लेटर है। अब बात करें वर्ड की, तो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स को हम हिंदी में शब्द कहते हैं, और लेटर्स को यानी अल्फ़ाबेट के जो लेटर होते हैं उसी से मिलकर वर्ड्स का निर्माण होता है, और वर्ड से कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसलिए इसे शब्द या वर्ड के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एक व्यंजन का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर स्वर न होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक है। वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एक व्यंजन का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर स्वर न होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक है। लेकिन एक ही लेटर वाले शब्द जैसे ए, आई और ओ इसके एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। ए का मतलब होता है वन भी होता है, आई का मतलब मैं, और ओ का मतलब ओ होता है। अब ये सेंटेंस क्या होते हैं? तो सेंटेंस दो या अधिक वर्ड को पास पास लिखने से बनता है, और इसका कोई स्पेसिफिक अर्थ निकलता है। तो सेंटेंस का स्पेसिफिक अर्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करें, सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट यानी जो कार्य करने वाला को हम सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट। अब आगे बात करते हैं प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और जैसे आई रीड अ बुक, यहाँ बात करें तो यहाँ आई आप देख सकते हैं तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन रीड अ बुक ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ सब्जेक्ट का जो काम है यानी आई का काम है। तो सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं, सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें एक ही फिनिट वर्ब होता है, और कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और एक दूसरे के कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अब आगे हम बात करें क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज शब्दों का समूह होता है जो सेंटेंस का एक ही भाग है, जिसमें फिनिट वर्ब एवं सब्जेक्ट होता है, क्लॉज कहलाता है। तो क्लॉज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का ये ग्रुप है, वर्ड्स ग्रुप है, और फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है, या कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट एंड फिनिट वर्ब, या जिसमें सब्जेक्ट या फिनिट वर्ब होता है। अब बात करें क्लॉज भी, तो क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जो स्वयं स्वतंत्र होती है, जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है, यानी प्रिंसिपल। कोऑर्डिनेट में ये एक स्वतंत्र क्लॉज है जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है, और यह सिंपल सेंटेंस की तरह नहीं होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये भी एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है और इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, और पूर्ण अर्थ निकालने के लिए क्लॉज के अन्य सेंटेंस पर निर्भर करता है। और जैसे एज, वाई, सिंस, बिफोर, अनलेस, ये सब आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जाम्पल हैं। और क्लॉज द्वारा किए गए कार्य के अनुसार इसे तीन पार्ट में भी बांटा गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब सबसे पहले बात करें फ्रेजेस का, तो फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। यानी फ्रेज में कुछ अर्थ, यानी मेक सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस। तो ये होता है फ्रेज। जैसे रीड टैपिज्म, इन्स एंड आउट्स, हैंड इन ग्लव्स, तो ये यहाँ फ्रेज हो गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो वाक्यों में, सेंटेंस में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द होते हैं और इन्हें 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन यानी नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब
इंटरजेक्शन। अब एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो निगेटिव ना हो, यानी नो निगेटिव, यही होता है एफर्मेटिव। और एसर्टिव सेंटेंस जिसमें कुछ कथन दिया गया हो, जैसे आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। आई हैव टेकन ए डिसीजन, मैंने एक डिसीजन लिया है। अब बात करें इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर यानी आदेश, डायरेक्शन या कमांड निर्देश, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, सुझाव यानी सजेशन, सलाह यानी एडवाइस दिए जाते हैं। जैसे शट द डोर यानी दरवाज़ा बंद करो, कंसल्ट अ गुड फिजिशियन, एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करो। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिसमें गुड विशेष या प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है, वही होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लाइफ द क्वीन। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्टेटिव यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ किया गया है। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का बोध होता है। और हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, ओह शी डाइड सो यंग। तो इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्रसन्नता को दर्शाया जा रहा है, और यहाँ ओह शी डाइड सो यंग, यहाँ दुख को दर्शाया जा रहा है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब कोलोक्यूअल क्या होते हैं, तो इसका कन्वर्सेशनल होता है, जो इनफॉर्मल, जो बातचीत में प्रयोग किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट में इसका अर्थ होता है पूरक, यानी पूरक, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। और वह भाग होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, और सब्जेक्ट को ही पूर्ति करता है और सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, इसको ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नाम से हम जानते हैं। अब गोपेश बीकेम ए टीचर, तो गोपेश एक टीचर बना, और निशा इज ए गर्ल, निशा एक। We elected राम और मॉनिटर इन या मॉनिटर, एंड हर फादर नेम्ड हर शीला, और उसके पिता ने उसका नाम शीला रखा है। तो यह शीला, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ मॉनिटर और शीला ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब बात करें तो कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वर्ब के मीनिंग की सिमिलरिटी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही फॉट अ फियर्स फाइट, तो इसमें ही फॉट अ फियर्स फाइट, ही sang ए सैड सॉन्ग। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला, तो मीनिंग यानी सिमिलरली में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब के मीनिंग यानी यहाँ पहला है फॉट अ फियर्स एंड फाइट, फॉट फियर्स अ फाइट, और यहाँ है sang ए सैड सॉन्ग। इसी को कॉग्निट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, यानी वर्ब के मीनिंग में सिमिलरिटी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ अगर देखा जाए तो फॉट और फियर्स फाइट, तो यहाँ फॉट फियर्स एंड फाइट ये सिमिलरिटीज में है। अब आगे बात करें सिलेबल, तो वर्ड का वह भाग एक बार में बोला जाता है। ये वर्ड शब्द एक या एक से अधिक सिलेबल का भी हो सकता है, यानी सिलेबल एक पार्ट होता है वर्ड का दैट कंटेन ए सिंगल वोवेल साउंड, जिसमें सिंगल वोवेल साउंड होता है, एंड दैट इज प्रोनाउंस एज ए यूनिट, और एक इकाई की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। वन सिलेबल में वर्ड रन, सिट, कम, गो, मी, ही, इटीसी। तो इसमें सिंगल साउंड वर्ड रन, सिट, कम, गो, माय, हर, ही, ये इसे हम एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं। टू सिलेबल, तो टू सिलेबल में मंडे, 14, फादर, संडे। और वर्ड विथ मोर देन टू सिलेबल वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड डेमोक्रेसी, इम्पॉसिबल। तो ये रहा सिलेबल। अब आगे बात करें वोवेल, तो अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल कहते हैं, और इसके साथ ही साथ कई व्यंजन भी प्रयोग किए जाते हैं। कॉन्सोनेंट में ए, ई, आई और ओ, यू को छोड़कर अल्फ़ाबेट व्यंजन कहलाते हैं, यानी इसे कॉन्सोनेंट के नाम से हम जानते हैं। और अंग्रेजी भाषा में कुल 21 व्यंजन और 5 स्वर होते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स मूल शब्द के साथ पहले जुड़कर, यानी इम, इन, अन, इंट और डिस, एम, ये सब पहले जुड़कर ये प्रीफिक्स बनाते हैं, और प्रीफिक्स द्वारा नए शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर यहाँ देखे जाए तो ये पॉसिबल है, और पॉसिबल में हमने आई एम जोड़ाकर इसे इम्पॉसिबल बना दिया, तो जो कि इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ है। प्योर है तो प्योर में हम इम्प्योर कर दिए, और इन रूट तो इसमें रूट को इन रूट। अब सफिक्स क्या होता है, तो बाद में लगे अक्षरों के साथ सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। एज, ई, डी, आई, एस, टी, इंग, इम्स, इस, ई, एन, जैसे सिप इत्यादि का हम
वर्ड का प्रयोग करके इत्यादि अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करके, अल्फ़ाबेट लेटर प्रयोग करके हम सफिक्स बनाते हैं। सफिक्स द्वारा भी नए नए न्यू वर्ड्स हम लोग निकालते हैं, जैसे लीकेस, ब्रेकेस, गिफ्टेड, टैलेंटेड, राइटिएस्ट और सोशलिस्ट। तो यहाँ आप देखेंगे लिक है, ब्रेक है, गिफ्ट है, तो इसमें एजी जोड़कर लीकेज बना दिया गया, इसमें एजी ही जोड़कर ब्रेकेज बना दिया गया और गिफ्ट को गिफ्टेड बना दिया गया। प्री मोडिफायर तो वैसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आता है और उसके अर्थ में वृद्धि करता है, यानी उसके भाव को बढ़ा देता है, उसे प्री मोडिफायर के नाम से जानते हैं, प्री मोडिफायर। और जैसे ही मिसबिहेव्ड विथ एन इनवाइटेड फ्रेंड, तो यहाँ आप देखेंगे कि नाउन से पहले, यानी यहाँ नाउन से पहले नाउन यहाँ फ्रेंड है और फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, तो इसके पहले हमने प्री मोडिफायर इनवाइटेड का यूज किया है। उसने मिसबिहेव किया अपने बुलाए हुए मित्र को, इनवाइटेड फ्रेंड को, जिसे उसने बुलाया था। तो दे सोल्ड द क्रस्ट हाउस, उसने क्रस्ट हाउस को, उन लोगों ने क्रस्ट हाउस को बेच दिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्रस्ट, ये क्रस्ट है और ये प्री मोडिफायर कहलाता है, क्योंकि ये नाउन के ठीक पहले यूज किया गया है और नाउन को अर्थ में बहुत ही ज़्यादा इन्हांसमेंट कर दिया है। अब ये स्लैंग की बात करें तो ये वर्ड का कंसिस्ट होता है एक्सप्रेशन एंड मीनिंग दैट आर इनफॉर्मल एंड आर यूज्ड बाय द पीपल हु नो ईच अदर वेरी वेल। यानी स्लैंग का यूज़ हम लोग, यानी जब हम किसी से बहुत ज़्यादा परिचित हों और उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हों, तो इसे हम स्लैंग के नाम से जानते हैं। जनरली जो स्लैंग होता है ये एब्यूजिव लैंग्वेज होता है, स्लैंग एब्यूजिव लैंग्वेज होता है और जो पूर्ण रूप से परिचित व्यक्तियों द्वारा अनौपचारिक तरीके से विशेष रूप से हम एक्सप्रेशन करते हैं, जिसमें सामान्य रूप से गाली जैसे शब्द का यूज किया गया होता है। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के ये फॉर्म होते हैं, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। सो नॉट ओनली टाइम ऑफ एन एक्शन, न केवल यह किए गए समय को दर्शाते हैं, बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, लेकिन इसी एक्शन या इवेंट की अवस्था को भी दर्शाता है। टेंस ऑफ टेंस में तो ये निर्धारित करते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्रिया यानी वर्ब का टेंस में क्या प्रयोग होगा, और इसका प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब का टेंस प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर है, इसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन से किस टेंस में प्रयोग किया जाता है और वाक्य सही है या नहीं, इसी का हम सीक्वेंस ऑफ टेंस में अध्ययन करते हैं।